हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम ये वाला चैप्टर अपलोड कर दो, तो ये वाला चैप्टर मैं आज अपलोड कर रही हूँ फाइनली। ये जो है, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें बस आपने थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसके नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा रही हूँ। क्योंकि बुक में बिल्कुल सही दे रखा है, नोट्स की फॉर्म में ही बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो वो एक तरीके से आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए एक्सप्लेनेशन ही है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को। दिस इज द लास्ट एंड रेजिडरी हेड ऑफ इनकम। ये जो है, ये लास्ट और रेजिडरी हेड होता है इनकम का। इसमें क्या होता है, जितने भी आपके सैलरी के अंदर या आपकी हाउस प्रॉपर्टी है या पीजीबीपी का हेड है या कैपिटल गेन का हेड है, इसमें जो भी आपकी इनकम चार्जेबल हो चुकी हैं, बाकी बची हुई जो इनकम्स हैं जो कि चार्जेबल नहीं हुई हैं इन चार हेड्स के अंदर, वो सारी की सारी इनकम्स किसके अंदर आ जाती हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, अब इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला कैटेगरी जो है वो है आपके सेक्शन 56 सब सेक्शन 2। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक इनकम चार्जेबल होती हैं, और दूसरा होता है अदर इनकम जो कि चार्जेबल होती हैं इसी सेम हेड के अंदर। ठीक है, सबसे पहला हम जो कैटेगरी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं स्पेसिफिक इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और सेक्शन ध्यान रखना, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2। ठीक है, कुछ आपको जो है फॉलोइंग्स इनकम्स दे रखी हैं जो कि चार्जेबल होंगी इनकम टैक्स के अंदर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पहला है डिविडेंड। अगर कोई भी डिविडेंड है कंपनी का, ठीक है, वो भी चार्ज होगा। डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही चार्जेबल होगा। दूसरा, अगर आप कोई भी लॉटरी से विन कर रहे हैं, क्रॉसवर्ड पजल से विन कर रहे हैं, कोई रेसेस है जैसे हॉर्स रेस वगैरह होती हैं, कोई गैम्बलिंग के गेम्स हैं या बैटिंग वगैरह की गेम्स हैं, किसी भी तरह का नेचर है गेम्स का, उनसे आप अगर विन कर रहे हैं कुछ भी, तो उसके ऊपर भी जो इनकम आती है उसका आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही डालना होगा उस इनकम को। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, अगर कोई भी विनिंग लॉटरीज वगैरह होती हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स होती हैं, इनके ऊपर जो टैक्स रेट लगता है वो हमेशा 30% का लगता है। यानी मैक्सिमम जो रेट होता है उसके ऊपर ही इसके ऊपर टैक्स लगेगा 30% का। अगर हम बात कहें जो केबीसी आता है, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें भी जो अमाउंट विन करते हैं उस विनिंग अमाउंट के ऊपर भी 30% का टैक्स रेट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोई भी सम एसएससी को रिसीव हो रहा है उसके एम्प्लॉयज से, एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में या सुपर एनुएशन फंड के अंदर, ठीक है, स्कीम बता रखी है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ठीक है, इसमें कुछ भी अमाउंट रिसीव होगा तो वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। किसी भी तरह की इनकम आपको रिसीव हो रही है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, या अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव हो रही है, आपने अपना जो फर्नीचर है या प्लांट है या जो आपका मशीनरी है आपने उसको लेट आउट कर रखा है और उससे आपको कोई इनकम चार्ज मिल रही है एक तरीके से, और आपने उसको चार्जेबल नहीं करा है, पीजीबीपी हेड के अंदर चार्ज नहीं करा है, यानी टैक्सेबल नहीं माना है, तो वो वाली जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगी। नेक्स्ट है कि कोई भी अगर इनकम है आपने फिर से लेट कर रखी है अपनी मशीन को या प्लांट को या फर्नीचर को, लेकिन वो सेपरेबल नहीं है, किसी भी आपकी जो बिल्डिंग है उससे सेपरेट नहीं है, और उनकी जो चार्जेबल है यानी वो जो टैक्सेबल है, अगर वो पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं हुए हैं, तो उस केस में भी आप क्या कहोगे कि जो भी इनकम आपको रिसीव हुई है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आएगी। नेक्स्ट है कि अगर आपको किसी भी तरह की इनकम रिसीव हो रही है केमन्स इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर और उसके अंदर आपका बोनस भी इंक्लूड है, और उनको अगर चार्ज नहीं किया गया है पीजीबीपी हेड के अंदर या सैलरी के हेड के अंदर, तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर ही आएगी। उसके बाद है कोई भी पर्सन कुछ भी रिसीव कर रहा है प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है, किसी भी पर्सन से या पर्सन से, तो उसमें कैसे होगा, यहाँ पे कुछ टेबल बना रखा है एसेट और कौन कौन सा अमाउंट इंक्लूड होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंदर। पहला है कि अगर कोई भी सम ऑफ मनी आपको रिसीव हो रही है, ठीक है, बिना किसी कंसिडरेशन के, कंसिडरेशन मीन्स आपने कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, उसके बाद भी अगर आपको कोई भी मनी रिसीव हो रही है और उसकी जो एग्रीगेट वैल्यू है यानी जो टोटल वैल्यू है वो 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो जितना का पूरा अमाउंट होगा, एग्रीगेट वैल्यू जो होगी वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज।
सेकेंड इन्होंने बोला कि अगर किसी भी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस केस में बिना किसी कंसिडरेशन के अगर आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को ले रहे हो और उसकी स्टैम्प वैल्यू जो है वो 50,000 से एक्सीड हो जाए, या फिर अगर आप कंसिडरेशन भी दे रहे हो तो उस केस में भी अगर उसकी स्टैम्प वैल्यू 50,000 से एक्सीड हो जाए तो आप ध्यान रखोगे कि स्टैम्प वैल्यू की जो भी प्रॉपर्टी होगी, स्टैम्प वैल्यू प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी होगी वो देखोगे। उसमें क्या देखोगे कि आपका अमाउंट एक तो 50,000 लोगे, उसके बाद एक अमाउंट आप इक्वल्स टू लोगे 10% का और 20% का तब जब आपका 20% किस केस में, जब वो प्रॉपर्टी सेक्शन 43 CA सब सेक्शन 1 के अंदर आएगी और कंसिडरेशन के लिए आएगी, तो उस केस में आप 20% का लोगे अमाउंट। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो वाली आप वैल्यू लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है एक्सीड हो जाती है प्रॉपर्टी एज सच कंसिडरेशन, आपने जैसे कंसिडरेशन दिया मान लो 10,000 रुपीज़ का और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 30,000 रुपीज़ की हो जाती है, तो उस केस में आपने ये वाला जो फॉर्मूला है या आप कह सकते हो ये वाला जो मेथड है आपने इसको यूज़ करना है। अदरवाइज जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की आपको वो लेनी है और वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। क्लियर है इतनी बात? अब देखो नेक्स्ट, कोई भी प्रॉपर्टी अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। अब अगर बिना कंसिडरेशन के एग्रीगेट जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो अगर बढ़ जाती है 50,000 से ज़्यादा हो जाती है और अगर आपने कंसिडरेशन दे रखा है विच इज़ लेस देन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू, यानी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी उस चीज़ की मान लो 30,000 रुपीज़ थी और आपने कंसिडरेशन दिया सिर्फ 20,000 रुपीज़ का, लेकिन अगर वो भी अमाउंट जो है वो 50,000 से बढ़ जाता है। जैसे अब इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 80,000 रुपीज़ की थी और आपने जो है अमाउंट दिया 60,000 रुपीज़ का कंसिडरेशन जो दिया, तो इसमें क्या होगा, दो केस दे रखे हैं विदाउट कंसिडरेशन और कंसिडरेशन, और अमाउंट जो वैल्यू है वो 50,000 से बढ़ जाएगी दोनों ही केस में। तब आप क्या करोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में कितनी इनकम डालोगे। अगर ये वाला केस है आपका विदाउट कंसिडरेशन तो जितनी भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उतना आप पूरा का पूरा अमाउंट डाल दोगे। दूसरा, अगर फेयर मार्केट वैल्यू वाला केस है लेकिन आपने कंसिडरेशन भी दे रखा है तो जितना भी एक्सीड होगा कंसिडरेशन से, जैसे कि 80,000 आपने जो है आपकी कंसिडरेशन थी यानी फेयर मार्केट वैल्यू थी और 60,000 मेनली आपकी कंसिडरेशन थी, तो कितना एक्सीड हुआ 20,000। ठीक है, तो वो जो 20,000 है वो आपका चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अब इस सेक्शन के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि अप्लाई नहीं होंगे, यानी ये जो सेक्शन है कुछ ऐसी चीज़ों पर, ऐसी आपको कोई प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है, आपको ऐसी कोई मनी रिसीव हो रही है, उन पे इन सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। तो पहला है फ्रॉम अ रिलेटिव, अगर आपको कोई भी मनी रिलेटिव से रिसीव हो रही है या कोई प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है तो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा या इसके प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। सेकेंड वन इज, कोई विल के अंदर है या फिर बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी आपको कोई जैसे विल होती है किसी दूसरे पर्सन के नाम कर दी जाती है प्रॉपर्टी, तो आपको वैसी प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है तो वो भी आपके ये जो सेक्शन है इसके अंदर लाई नहीं करेगा। ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, मैरिज के ओकेशन पर दे दी जाती है समटाइम्स एक अमाउंट ऑफ मनी दे दी जाती है, कई बार प्रॉपर्टी दे दी जाती है। उसके बाद है फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, किसी भी लोकल अथॉरिटी से कुछ भी आपको रिसीव हो रहा है तो वो भी इस प्रोविजंस के अंदर नहीं आएगा, यानी इनके जो प्रोविजंस हैं उन पर मेनली अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी ट्रस्ट से रिसीव हो रहा है या इंस्टीट्यूशन जो भी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12A और 12AA और 12AB, ठीक है, या किसी भी फंड से किसी फाउंडेशन से आपको रिसीव हो रहा है और उसका सेक्शन आपको बोल रखा है सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C, ठीक है, या आपको कोई जैसे आपने वेयर द ट्रांसफर इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, जहाँ पर कई बार ये होता है कि ट्रांसफर जो है आपका ट्रांसफर नहीं माना जाता अंडर द सेक्शन 47, तो वहाँ पर भी ये जो प्रोविजंस हैं इस सेक्शन के वो अप्लाई नहीं होंगे। और इनके केस क्या हो सकते हैं जहाँ पे ट्रांसफर नहीं माना जाता, अमलगामेशन, डीमर्जर और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर कुछ भी ट्रांसफर करते हो तो आपकी ट्रांसफरिंग ऑफ इनकम नहीं मानी जाएंगी। और ये किस सेक्शंस के अंदर आते हैं, अंडर सेक्शन 47। उसके बाद है फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय अ ट्रस्ट, आपको किसी जैसे ट्रस्ट क्रिएट हुई है उससे आपको कुछ भी पैसा रिसीव हो रहा है इंडिविजुअल से भी और आपको कोई भी बेनिफिट रिसीव हो रहा है तो वो भी आपका इनके अंदर नहीं आएगा, यानी कि
इसके जो प्रोविजंस हैं इस सेक्शन के वो अप्लाई नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन्स एंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस में भी प्रिस्क्राइब, कुछ क्लास के पर्सन्स के लिए भी है और कुछ कंडीशंस हैं जो भी वहाँ पे इन्होंने सेक्शंस के अंदर दे रखी हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखो, प्रॉपर्टी का मतलब होता है, जो इन्होंने बोला कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी रिसीव होगी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है कुछ फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स जिनका नाम क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपकी लैंड है, बिल्डिंग है या दोनों ही है, शेयर्स हैं या सिक्योरिटीज हैं, या फिर आपकी ज्वेलरी हैं, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हैं, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स है, एनी वर्क ऑफ आर्ट है, बुलियन है, ठीक है, ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाती हैं, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला था रिलेटिव, रिलेटिव के अंदर कौन कौन पर्सन्स आते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर हम इंडिविजुअल की केस की बात कहें, जैसे इंडिविजुअल होते हैं आपके एचयूएफ होती हैं, कंपनीज होती हैं, तो उस केस में आप देखो पहले सबसे पहले इंडिविजुअल, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी जो भी इंडिविजुअल होगा, अगर वो हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, और अगर वो वाइफ है तो उसका हस्बैंड, ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल आएंगे रिलेटिव्स के अंदर, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, जो उसका स्पाउस है उसके इंडिविजुअल के जो स्पाउस है उनकी ब्रदर सिस्टर भी आएंगे रिलेटिव के अंदर, ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट है any linear ascendant or descendant of the individual, any linear ascendant or descendant of the spouse of the individual, or spouse of a person referred to in second and sixth। अब ये जो सारे इन्होंने पॉइंट्स बोले हैं ना, ये पॉइंट्स अगर नीचे आपको एग्जांपल दे रखा है, मैं उससे ढंग से समझा देती हूँ। अगर यहाँ पर नेक्स्ट देखो कि अगर कोई केस है एचयूएफ का, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई भी मेंबर होगा फैमिली का तो वो उसके रिलेटिव के अंदर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बोला सपोज करो कि रमेश जो है वो रिसिपिएंट है गिफ्ट का, कुछ उसको सम ऑफ मनी रिसीव हो रही है, और जो गिफ्ट रिसीव हो रहा है उसके रिलेटिव से, वो उसके लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा। कैसे, अगर उसकी वाइफ से उसको रिसीव हो रहा है, या ब्रदर और सिस्टर्स जो है रमेश की उससे रिसीव हो रहा है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द वाइफ ऑफ रमेश, यानी उसकी जो वाइफ है उसके जो ब्रदर सिस्टर है उससे भी अगर कोई अमाउंट उसको रिसीव होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा टैक्स से, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला, ये फोर्थ पार्ट था ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल वाला। अब इसको देखो, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ रमेश, जो रमेश के फादर हैं उनके ब्रदर सिस्टर से रिसीव होगा, या जो रमेश है उसकी जो मम्मी है उनसे, उनके जो ब्रदर और सिस्टर हैं उनसे अगर उनको कोई गिफ्ट रिसीव्ड होता है तो वो भी एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट देखो, ग्रेट ग्रैंडफादर एंड फादर ऑफ द रमेश, इनसे भी रिसीव होता है तो भी ये जो होगा अमाउंट सारा एग्जम्प्ट होगा। सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ द रमेश, ठीक है, तो भी अब ये जो होगा अमाउंट, उसको जो मनी रिसीव हुई है वो एग्जम्प्ट होगी। नेक्स्ट है ग्रेट ग्रैंडफादर एंड फादर ऑफ द वाइफ ऑफ रमेश, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो सेवंथ, ब्रदर्स वाइफ और सिस्टर्स हस्बैंड ऑफ रमेश, इनसे भी रिसीव होगा तो भी एग्जम्प्ट होगा। ब्रदर्स वाइफ और सिस्टर्स हस्बैंड ऑफ द वाइफ ऑफ रमेश, ब्रदर्स वाइफ और सिस्टर्स हस्बैंड ऑफ द फादर ऑफ रमेश, ब्रदर्स वाइफ और सिस्टर हस्बैंड ऑफ द मदर ऑफ रमेश, ग्रेट ग्रैंडमदर एंड मदर ऑफ रमेश, सन्स वाइफ, ग्रैंडसन्स वाइफ ऑफ रमेश, और ग्रेट ग्रैंडमदर एंड मदर ऑफ द वाइफ ऑफ रमेश। ये जितने भी इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इस एग्जाम्पल्स को देखकर आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से इन्होंने डिटेल में बता रखा है कि कौन कौन रिलेटिव्स के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है ऑन कंपनसेशन, ठीक है, या फिर इनहांस्ड कंपनसेशन, ये सारे की सारी इनकम मानी जाएंगी आपकी प्रीवियस ईयर की जब भी रिसीव हुई हैं, तो ये वाली जो इनकम्स होंगी ये भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएंगी। फिर नेक्स्ट है वेयर अ क्लोजली हेल्ड कंपनी इशू शेयर्स to a resident person for a consideration exceeding the face value of the shares, the deemed income shall be considered received less fair market value of the share. The tax leviable on the such income is popularly known as angel tax. अब क्या है, अब कंपनी है, कंपनी ने शेयर इशू कर दिए किसी भी एक रेजिडेंट पर्सन को, और उसकी जो वैल्यू है उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा है, तो ये जो उसको इनकम रिसीव हुई है ना, तो ये इनकम क्या मानी जाएगी, एंजल टैक्स, ठीक है। इस इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा टैक्स होगा, एंजल टैक्स।
अब नेक्स्ट है, ये जो प्रोविजंस है ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होंगे, वहाँ पर जहाँ पर जो कंसिडरेशन है फॉर द इशू ऑफ शेयर इज रिसीव्ड, कौन रिसीव कर रहा है कंसिडरेशन, ठीक है, बाय अ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग फ्रॉम अ वेंचर कैपिटल कंपनी और वेंचर कैपिटल फंड और स्पेसिफाइड फंड। कोई स्पेसिफाइड फंड है, वेंचर कैपिटल फंड की जो कंपनीज होती हैं वेंचर कैपिटल कंपनीज, उनसे भी अगर किसी तरह से रिसीव होगी, वो वाली पर्सन्स रिसीव करेंगी कंसिडरेशन, तो वहाँ पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद बाय अ कंपनी फ्रॉम अ क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन्स, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी हैं वो अगर आपको देती हैं, आपको रिसीव होती है, तो वहाँ पर भी ये प्रोविजन जो है अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स की वैल्यू कैसे आप देखोगे, डिटरमाइन करोगे कि प्रिस्क्राइब्ड मेथड क्या है, उस हिसाब से देखोगे। और साथ ही साथ एज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स इंक्लूडिंग इनटेंजिबल असेट्स बीइंग गुडविल, नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, ये सारा का सारा देखोगे और इनमें से जिसकी भी वैल्यू हाई होगी वही आपकी फेयर मार्केट वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोई भी ऐसा आपको सम रिसीव हो रहा है एडवांस में इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस के कोर्स में, जहाँ पे ट्रांसफर जो होगा कैपिटल असेट का, और सच नेगोशिएशन फेल, अगर जो भी नेगोशिएशन फेल हो जाएगा तो वहाँ पर जितना भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा फॉरफिट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो, किसी भी तरह की कंपनसेशन और अदर पेमेंट जो है आपको रिसीव हो रही है या ड्यू टू है, अभी रिसीव हो सकती है इन कनेक्शन, किस कनेक्शन के अंदर, विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग थर्ड टू शॉल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे मान लो कि एम्प्लॉयमेंट जो पॉलिसी थी या एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट हो रहा है या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो भी अमाउंट या जो भी कॉम्पेंसेशन आपको रिसीव होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि कौन कौन सी अदर इनकम्स हैं जो चार्जेबल होंगी अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सेकेंड वाला जो क्लासिफिकेशन था ना, ये सेकंड वाला क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन हमने कर लिया कंप्लीट। सेकंड क्लासिफिकेशन के अंदर बोला है जितने भी इंटरेस्ट होंगे सारे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, चाहे वो आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स है या आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिलेड रिफंड है। डिलेड रिफंड का मतलब है कि आपने जैसे पैसा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स ज़्यादा पे कर दिया और टैक्स एक्चुअली में बनता कम था, ठीक है, तो उसका रिफंड जो है वो अगर आपको बहुत डिले हो रहा है, नहीं मिला, तो उसके ऊपर ना एक कुछ पर्सन का जो है इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है आप लोगों को, और वो अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में जाएगा। ये अब आगे हम लोग करेंगे चैप्टर्स, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि डिलेड रिफंड कैसे फाइंड आउट होता है और होता क्या है एक्चुअली में। एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ इसकी। एक ना वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल है उसने अपने हिसाब से जो है टैक्स कैलकुलेट किया, और टैक्स कितना कैलकुलेट किया, मान लो उसने अपना टैक्स कैलकुलेट किया 50,000 रुपीज़ का, ठीक है, बट एक्चुअल में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया तो उस टाइम पर उसका टैक्स सिर्फ बनता था 30,000 का, बाकी 20,000 रुपये रह गए, ठीक है। तो ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, ये वाला जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हुआ है। अब उसका बनता कितना था 50,000 और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कितना बना दिया 30,000 रुपये का, तो जो 20,000 रुपये थे अब उसको क्या हो जाएंगे, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिफंड हो जाएंगे। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको रिफंड करने में ज़्यादा टाइम लगा देती है तो वो क्या करती रहती है, पर मंथ के हिसाब से एक परसेंटेज होती है, उस परसेंटेज के ऊपर इसके ऊपर इंटरेस्ट रखता है, आपको ये अमाउंट तो रिसीव होगा ही होगा, प्लस में आपको वो इंटरेस्ट भी रिसीव होगा, तो वो जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो किसके अंदर चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। फिर नेक्स्ट है, अगर आपको किसी भी तरह की इनकम रिसीव हो रही है, ठीक है, टेनेंट से आपने अपने हाउस को जो है हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे रख रखा था और सबलेटिंग की वजह से आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है। सबलेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ए पर्सन ने, मिस्टर ए ने अपना हाउस जो है वो रेंट पे दे दिया मिस्टर बी को 5,000 रुपये पे, ठीक है, 5,000 रुपये रेंट था, और बी ने क्या करा, उसी को जो है रेंट कर दिया किसी सी पर्सन को, और उसको कितना दे दिया, मान लो 8,000 के ऊपर
रेंट पे चढ़ा दिया। अब जो मिस्टर बी है उसको भी तो इनकम रिसीव हो रही है, वो 5,000 रुपये तो सिर्फ मिस्टर ए को दे रहा है और बाकी 3,000 रुपये ले रहा है मिस्टर सी से। तो वो जो भी इनकम है 3,000 रुपीज़ की, वो किसके अंदर आ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सब लेटिंग का केस में जो भी इनकम आपको रिसीव होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगी। नेक्स्ट है, कोई भी रेम्यूनरेशन टीचर को या किसी लॉयर को रिसीव हो रही है एग्जामिनेशन वर्क के थ्रू, ठीक है। जैसे एग्जामिनेशन चेक करने जाती हैं टीचर्स तो उनको कोई भी रेम्यूनरेशन मिल जाती है, लॉयर जाते हैं तो उनको भी रेम्यूनरेशन मिल जाती है। तो कोई भी रेम्यूनरेशन मिल रही है एग्जामिनेशन वर्क के ऊपर तो वो सारी की सारी रेम्यूनरेशन आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में डालनी होगी। नेक्स्ट है इनकम ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी की इनकम भी इसमें आएगी, डायरेक्टर्स फीस भी इसमें आएगा। अगर कोई रेंट रिसीव्ड हो रहा है लेकिन वो जो बिल्डिंग है वो किसी से अटैच नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर भी अगर आपको किसी तरह का रेंट रिसीव हो रहा है लैंड का तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम, जो भी आउटसाइड इंडिया से बाहर जो भी एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएंगी। इनकम फ्रॉम मार्केट्स, फिशरीज या फेरीज, इनकी जो भी इनकम्स आपको रिसीव होंगी वो सारी की सारी इसी हेड में डाल दोगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद आपकी रेम्यूनरेशन अगर आपको कोई भी रिसीव हो रही है, आपने कोई जर्नल्स लिखे हैं, आर्टिकल्स वगैरह जो हैं आप लिखते हैं जर्नल्स में डाल देते हैं, तो वहाँ पर जो भी आपको इनकम रिसीव होगी राइटिंग आर्टिकल से भी तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएंगी। उसके बाद है इनकम फ्रॉम डिस्क्लोज सोर्सेज। कुछ अनडिस्क्लोज सोर्सेज होते हैं जिनसे अगर आपको कोई इनकम रिसीव होती है तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी, जैसे कि कैश क्रेडिट्स जो कि आपकी एक्सप्लेन्ड नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड है। सेक्शन 68 बताता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। सेक्शन 39 बताता है अनएक्सप्लेन्ड मनी, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते हो कि आपने ये कहाँ से अर्न करी है। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, तो इनके सेक्शंस हैं। सेक्शन 69C, ठीक है, अगर आपने कोई भी अमाउंट बोरो किया है या रिपे किया है एज एन हुंडी तो उसमें भी आपको जो भी इनकम रिसीव होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। ये जो 4-5 ये इनकम्स है ना, इनकी डिटेल हम आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है किसी भी एम्प्लॉय से ऑन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, उसने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है किसके अंदर? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो उस केस में भी जो इनकम होगी वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही डालोगे उसको। उसके बाद अगर किसी भी तरह के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको कोई भी सैलरी मिलती है वो आप सैलरी हेड में नहीं डालोगे, वो आप कहाँ डालोगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ये बात ध्यान रखना, सैलरी के टाइम पर भी कराई थी, जब मैंने सैलरी का चैप्टर कराया था तो मैंने ये बोला था कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वगैरह जो होते हैं उनको कोई भी सैलरी रिसीव होती है तो वो सैलरी हेड के अंदर कभी भी टैक्सेबल नहीं होती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होती है। उसके बाद है इंश्योरेंस कमीशन, जो कि चार्जेबल नहीं हुए हैं पीजीबीपी हेड के अंदर, वो यहाँ आ जाएंगे। रेंट ऑफ ट्रेडमार्क ले रखा है उसका आप रेंट दे रहे हो, ठीक है, आप रेंट रिसीव कर रहे हो, ठीक है, रिसीव कर रहे हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। डायरेक्टर्स कमीशन फॉर गिविंग गारंटी टू द बैंक, ठीक है, डायरेक्टर्स कमीशन फॉर अंडरराइटिंग द शेयर्स ऑफ अ न्यू कंपनी। ग्रेट्युटी रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर हु इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कोई भी ग्रेट्युटी आपको रिसीव हो रही है किसी भी डायरेक्टर से जो कि एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का। फैमिली पेंशन जो है रिसीव कर रही है विडो, और या फिर उसके जो डिसीज्ड एम्प्लॉयज़ हैं ईयर्स हैं उनके वो रिसीव कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ पेंशन्स के रिगार्डिंग देखो। हाउएवर द फॉलोइंग फैमिली पेंशन्स आर एग्जम्प्ट, कौन सी जो फैमिली पेंशन है वो एग्जाम्प्ट है। पहला है पेंशन अगर कोई भी विडो रिसीव कर रही है ऑफ एन एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय की? जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पर ये जो है एग्जाम्प्ट हो जाएगी। बाकी जो भी रिसीव्ड होंगी वो तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालोगे, ये एग्जाम्प्ट वाली हैं। फिर अगर कोई भी फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है किसी भी मेंबर ऑफ द फैमिली को, किसके लिए? एक ऐसा पर्सन है जो कि गैलेंट्री अवार्डी है, यानी उसको अवार्ड्स मिले हुए हैं, और ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं जैसे परमवीर चक्र के अवार्ड मिले हैं, इस तरह के अवार्ड्स अगर उसको मिले हुए हैं तो उसकी कोई भी पेंशन अगर उसकी विडो या उसके कोई भी फैमिली मेंबर रिसीव करता है तो वो भी क्या होगी? एग्जम्प्ट होगी। फैमिली का मतलब क्या होता है? फैमिली का मतलब होता है स्पाउस और उसके चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, और पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल, होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। फैमिली का मतलब यहाँ पर दो बातें हमेशा बोलते हैं, और रिलेटिव के अंदर आपके वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। फैमिली और रिलेटिव में डिफरेंस है, तो फैमिली के अंदर वो होते हैं स्पाउस और चिल्ड्रन और उसके पेरेंट्स या ब्रदर्स या सिस्टर्स इंडिविजुअल की, जो कि चाहे पूरी या फिर कुछ पार्ट तक ही उसके ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं भी है। मेनली डिपेंडेंट वाली आप देखोगे कि उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उन्हीं से ही उनका जो है गर्भ चल रहा है। उसके बाद है फैमिली पेंशन जो है रिसीव की जा रही है किसी भी विडो के द्वारा, चिल्ड्रन के द्वारा, जो कि नॉमिनेटेड पर्सन है,
किसके अंदर, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, ठीक है। और इसमें कौन से आते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आते हैं। और उनकी अगर डेथ हो जाती है इन द कोर्स ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटीज़ के टाइम पर डेथ हो जाती है, ड्यूरिंग जो भी अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं उस टाइम पर, तो वहाँ पर ये जो आपको पेंशन रिसीव्ड होगी ये एग्जम्प्ट होगी। उसके बाद है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम डिपॉजिट इन नेशनल सेविंग स्कीम। नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर कोई भी अमाउंट विड्रॉन हो रहा है, ठीक है, और आपको रिसीव्ड हो रहा है, और जिसकी आपने जो है डिडक्शन जो है 80CC के अंदर ले ली है, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी अलाउ हो गया है, तो वहाँ की जो भी आपको रिसीव्ड होगी इनकम, वो सारी की सारी टैक्सेबल होंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और बाद में ये इसकी डिडक्शन मिल जाती है 80CC सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट, रिसिप्ट्स बाय क्रिकेटर्स। कुछ भी क्रिकेटर्स के द्वारा कुछ रिसिप्ट हैं, अगर टेस्ट मैचेस जो हैं इंडिया में हो रहे हैं तो देखो आप क्या करोगे, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय द प्लेयर ने जितना अमाउंट एक्चुअली में रिसीव्ड किया है क्रिकेट से वो टैक्सेबल होगा आफ्टर अलाउइंग अ डिडक्शन। उसको डिडक्शन कितने की मिल जाएगी, 75% की। लेकिन अदर मैचेस हैं इंडिया के अंदर तो उस केस में 50% की डिडक्शन मिल जाती है। अदर मैचेस हैं तो ये पूरे टैक्सेबल नहीं होते हैं, ठीक है, हैंस नॉट टैक्सेबल। लेकिन मैचेस अगर आउटसाइड इंडिया हैं तो 50% की डिडक्शन वहाँ पर मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है टिप्स रिसीव्ड बाय अ वेटर। कोई भी वेटर या टैक्सी ड्राइवर जो है टिप्स रिसीव करता है, नॉट बीइंग गिवन बाय हिज एम्प्लॉयर, यानी कि अगर उसका एम्प्लॉयर नहीं दे रहा, कोई दूसरे पर्सन दे रहे हैं, तो उस केस में भी जो भी इनकम रिसीव्ड होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएंगी, ठीक है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि टिप रिसीव हो रही है किसी भी वेटर को या टैक्सी ड्राइवर को, तो वो अगर एम्प्लॉयर ने नहीं दी है, किसी दूसरे पर्सन ने दी है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आएंगी। सो आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।